अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 16 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, जिसकी पहली एप्लीकेशन आइसोबैरिक प्रोसेस मैंने पिछली वाली क्लास में आपसे डिस्कस की थी। तो अगर तो आपने इससे प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले उसको वॉच कर लें, और उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बात बहुत आराम से समझ में आएगी। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दूसरी एप्लीकेशन है, जिसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें आइसोकोरिक प्रोसेस को समझना होगा और उसके बाद इसकी डेरिवेशन की तरफ हम चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि प्रोसेस का मतलब ये है कि किसी काम का होना, ठीक है, या किसी चीज के अंदर मूवमेंट का होना, किसी चीज की स्टेट का चेंज होना, ये कहलाता है बेसिकली प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर ये जो वर्ड आइसोकोरिक है ना, इसमें आइसो का मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, और ये जो कोरिक लिखा हुआ है ना, तो इस कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसके अंदर सिस्टम की जो वॉल्यूम होगी ना, वो कांस्टेंट रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वॉल्यूम कांस्टेंट रहने से होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लें, वॉल्यूम का मतलब है किसी चीज का साइज। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको सिस्टम नजर आ रहा है, अगर ये सिस्टम, मैं को जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली एक हीट इंजन है। और इस हीट इंजन की खास बात ये है कि इसके अंदर ये जो चार साइड्स होती हैं, उनमें से तीन इंसुलेटेड होती हैं। तो आपको ये जो तीन लाइन साइड्स हैं इसकी, इन तीन साइड्स पे जो इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड है और ऊपर वाली साइड है, ये आपको इंसुलेटेड नजर आ रही है। और नीचे वाली जो इसकी बेस है वो आपको नजर आ रहा है कि वो इंसुलेटेड नहीं है, वो कंडक्टिंग है। अच्छा, अब हमें बात पता है कि जो हीट इंजन होता है ना, इसकी जो छत होती है ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर सकती है। अगर हम इसको मूव होने ना दें तो इस सिस्टम का जो साइज है, इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, उनकी वॉल्यूम, उनका साइज हमेशा सेम रहेगा। तो इस आइसोकोरिक प्रोसेस में हम करते ये हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए ये जो इसकी छत है ना, जो कि ऊपर और नीचे मूव कर रही है, हम इसको लॉक कर देते हैं। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से अब इसकी छत ना ऊपर जाएगी और ना नीचे आएगी, और हम ये कहेंगे कि सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। आइए जरा सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस की डेफिनेशन लिखी है, और लिखा हुआ है कि अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम सेम रहती है, यानी कि सिस्टम ना तो एक्सपेंड करता है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिस जिस स्टेट में जिस साइज में था उसी साइज को मेंटेन रखता है। ये कहलाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, अब आइसोकोरिक प्रोसेस की डेरिवेशन को समझने के लिए आपको ये वाली डायग्राम समझनी होगी। इस डायग्राम में आप नोट करें तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डायग्राम नजर आ रही है ना, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, और जो राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है वो इसकी फाइनल स्टेट है। तो हम अगर जरा इनिशियल स्टेट पे नजर डालें तो हमें ये समझ में आता है कि यार ये जो हीट इंजन है ना, इसको हमने रखा हुआ है हीट रिजर्वॉयर के ऊपर। अच्छा, हीट रिजर्वॉयर के ऊपर रखा हुआ है और इसके अंदर गैस मौजूद है। ठीक है, अभी इस गैस का जो प्रेशर है वो है P1, इस सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो है V1, और इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो है T1। तो ये चीजें यहाँ पे ऊपर मेंशन है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। आपने इसको जैसे ही हीट रिजर्वॉयर के ऊपर रखा, तो हीट रिजर्वॉयर क्या करना शुरू करेगा, इसको गर्म करना शुरू करेगा, यानी इसके अंदर हीट को ट्रांसफर करना शुरू करेगा। यानी हीट रिजर्वॉयर आप समझ लें कि एक तरह का चूल्हा है जो कि इसके अंदर इसको हीट अप कर रहा है। हीट रिजर्वॉयर क्या करेगा, इसको हीट करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। उनकी एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। उनका प्रेशर बढ़ने की वजह से, उनकी एनर्जी बढ़ने की वजह से वो आपस में ज्यादा टकराना शुरू कर देंगे। तो उनका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा और चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास पहले प्रेशर तो था P1, लेकिन जाहिर है जब हमने इसको हीट किया तो प्रेशर P1 से चेंज होकर कितना हो गया, P2 हो गया। लेकिन पहले टेम्परेचर कितना था, T1, वो भी हीट अप होने के बाद कितना हो गया, T2 हो गया। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें, तो क्योंकि हम इसकी वॉल्यूम को फिक्स कर चुके हैं, क्योंकि हम इसकी छत को टाइट कर चुके हैं, लॉक कर चुके हैं, तो जो इसका वॉल्यूम पहले था V1, वही आखिर तक मेंटेन रहा, वॉल्यूम V1। तो इसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। ये डायग्राम आपको सिर्फ ये वाली बात बता रही है। तो अगर आपको ये डायग्राम समझ आई तो मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डेरिवेशन है वो भी आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगी। अगर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलें तो इसकी डेरिवेशन में हम बात शुरू करेंगे कि भाई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप ये बात जानते हैं कि ये इसकी जो डेरिवेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो इस स्टेप से शुरू होती है।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसका पहला स्टेप यहां से हम बात शुरू करेंगे। इसमें जो डेल्टा क्यू है वो हीट है, इसमें जो यू है वो है इंटरनल एनर्जी। देखें, इसको कहते हैं हीट, ये है आपके पास इंटरनल एनर्जी, और ये जो डब्ल्यू है ये है वर्क। तो ये मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको काइंडली देख लीजिएगा, और अगर आपने देखा होगा तो आपको बात क्लियर होगी कि ये इक्वेशन हमारी कहाँ से आई है। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात को शुरू किया, जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो वर्क होता है ना, वर्क, इसका एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था पिछली वाली डेरिवेशन में। इस वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई वर्क बराबर होता है पी डेल्टा वी के। तो यहां पर अगर मैं ये पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, वर्क की जगह पी डेल्टा वी, तो ये बनेगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि यार यहाँ पे ये जो Q है ना, ये तो हीट को शो कर रहा है, ये जो U है ये इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा है। इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। P शो कर रहा है प्रेशर को, और V शो कर रहा है वॉल्यूम को। अच्छा, यहाँ पर हम ये बात जानते हैं क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेयर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी वॉल्यूम में आने वाला चेंज कितना है? जीरो है। डेल्टा वी की वैल्यू हम लिखेंगे जीरो। अगर मैं यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू जीरो डाल दूं तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि यहां पर जीरो आ जाएगा, और ये जीरो इस पी से मल्टीप्लाई होने के बाद इसको जीरो कर देगा, यानी यहां पर ये जो टर्म है पूरी जीरो हो जाएगी, और ये बन जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस जीरो। अब आपको पता है ये जो सबसे आखिर वाला जीरो है, लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट इसका ऑब्टेन हो जाएगा। ये वो डेरिवेशन थी जो हमें परफॉर्म करनी थी। अभी जो आखिरी रिजल्ट इसका आया, ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जितनी भी हीट एनर्जी हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे, जितनी भी हीट एनर्जी हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे वो यूज होगी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो ये वो डेरिवेशन थी जो हमने परफॉर्म कर ली। इसकी डायग्राम मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि ये डायग्राम बनानी है आपने पेपर में। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ कि भाई इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ हेडिंग लगाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी पिछले वाले की तरह प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनेगा। एक्स एक्सिस पे यहाँ होगा वॉल्यूम, और वाई एक्सिस पे होगा यहाँ पे प्रेशर। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। देखें, ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने अंदाजे से कोई एक पॉइंट लगा लें। तो मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट लगा लिया अंदाजे से, कहीं पे भी लगा सकते हैं आप। ये जो पहला पॉइंट है ये इसकी इनिशियल स्टेट को शो कर रहा है। अच्छा, अब हमें पता है कि भाई जैसे ही हमने इसको हीट किया, हीट रेजर्वॉयर से इस सिस्टम को हीट किया, तो इसका प्रेशर तो बढ़ गया लेकिन इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हुई। इसका प्रेशर तो बढ़ गया लेकिन इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हुई। अब आप जरा नोट करें ग्राफ में, ग्राफ में प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, यानी कि जो अगला पॉइंट मुझे लगाना है वो ऊपर की तरफ लगाना है। प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब अगला पॉइंट जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब सवाल ये है कि वो ऊपर की तरफ कहाँ लगेगा? क्या वो इसके ऊपर यहां लगेगा, या आगे लगेगा, या पीछे लगेगा? सवाल ये तो पता है हमें कि ऊपर लगना है, अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 2 जो है वो ऊपर लगना है। लेकिन लगना कहाँ पे है? राइट साइड पे लगना है, लेफ्ट साइड पे लगना है, किधर लगना है? तो राइट और लेफ्ट का फैसला करेगी वॉल्यूम। हमें ये पता है कि यार वॉल्यूम तो चेंज यहाँ पे हो ही नहीं रही। वॉल्यूम अगर चेंज होती तो ये पॉइंट या तो आगे बढ़ता या पीछे जाता, लेकिन यहां पर वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि पॉइंट इसी की डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ लगेगा। जो अगला पॉइंट होगा वो इसके ऊपर ही लाई करेगा। तो अगर मैं यहां पर इसकी डायग्राम को, अगर इसके ग्राफ को रीड्रॉ करूं, तो इसका जो ग्राफ होगा बेटे वो जिस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ, ये इसकी इनिशियल स्टेट को यानी 1 को शो कर रहा है, और ये इसकी फाइनल स्टेट यानी 2 को शो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो ग्राफ है ये बेसिकली एक लाइन है विच इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। और ये लाइन ऊपर की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ देखें ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और ये ग्राफ राइट और लेफ्ट इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। सो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस आइसोकोरिक प्रोसेस।
और पेपर में अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जो एक पैराग्राफ में लिखी है, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद ये जो डेरिवेशन है ये लिखेंगे, और फाइनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बनाएंगे, और उतनी ही बनाएंगे जितनी यहाँ पे मैंने मेंशन की है।